बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्ब अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुदखला सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मेहमान ख़ुसूसी जनाब ज़िद के फैज़ान साहब, प्रेसिडेंट एंड मैनेजर इक़रा पब्लिक स्कूल जनाब एजाज़ साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर मोहतरम शहाबुद्दीन साहब, ख़वातीन व हज़रात और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तो माज़रत ख़्वाह हूँ कि आसिफ साहब ने जैसा फरमाया ये दो प्रोग्राम का क्लैश हो गया आपस में हमारे और एजाज़ भाई के, लेकिन चूँकि उन्होंने इतनी मोहब्बत से बुलाया, मुझे आना ही था, सो मैं हाजिर हूँ। लेकिन सदर मजलिस को सबसे आखिर में बोलना चाहिए, मैं इसलिए माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे सबसे पहले बोलना पड़ा। बहरहाल आसिफ साहब जो इसके नाज़िम हैं, उनसे एक दरख्वास्त है कि उन्होंने मेरा तारुफ़ कराने में थोड़ी सी गलती कर दी। मैंने अलीगढ़ से नहीं पढ़ा है, मैं तो अलीगढ़ 60 साल की उम्र में पहली बार गया था विज़िट करने। हालांकि वहाँ का अब आशिफ़ हो गया हूँ एक तरह से अलीगढ़ का। मैंने हाई स्कूल अंबारी से किया और इंटरमीडिएट शिबली कॉलेज से किया, और उसके बाद मेरा IIT में सिलेक्शन हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से मैंने इंजीनियरिंग किया, और फिर बाहर से थाईलैंड से मैंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया, और मलेशिया, इंडोनेशिया, नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट और बहुत सारे मुल्कों में प्रोजेक्ट्स की। बहरहाल एक लंबी कहानी है, एक मुख्तसर तारुफ था। चूँकि ये स्कूल का फंक्शन है और इसका ताल्लुक़ तालीम व ताल्लुम से है, मैं उसी सिलसिले में जो भी गुफ्तगू होगी करूँगा। और चूँकि मैं भी इस मैदान में 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, हेरा पब्लिक स्कूल, ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट दिल्ली, राब्ता कमेटी यूपी, हिलाल फाउंडेशन मलेशिया और बहुत सारी तंजीमें हैं जिनमें मैं शामिल हूँ उनके कारवां में। और इस सिलसिले में सारी मैंने अपना वक्त वक्फ कर रखा है। मेरा कोई बिज़नेस अब नहीं है, फैमिली से भी बच्चे अपने बरसरे रोज़गार हैं, इसलिए पूरा 24 आवर्स सोते जागते सब तालीम के सिलसिले में काम है। ख़वातीन व हज़रात, तालीम है क्या? इंसान की दो ज़रूरियात हैं, एक जिस्मानी और एक रूहानी। जिस्मानी ज़रूरियात खाना, कपड़ा, दवा, इलाज, दुनिया की मादी जितनी ज़रूरियात हैं वो जिस्मानी ज़रूरियात हैं। और रूहानी आपको मालूम है कि उसका ताल्लुक़ अल्लाह से, बनाने वाले से, चाहे आप जिस मज़हब के हों, उसका ताल्लुक़ दिल से है। और जो दुनियावी ज़रूरियात हैं उनका ताल्लुक़ दिमाग से। और दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मुल्ज़िम हैं, एक के बग़ैर दूसरे का वजूद नहीं है, एक के बग़ैर दूसरा नामुकम्मल है। इसीलिए हम दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन्नार। दुआ करते हैं कि हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिले। तो हमारी दुनिया और आखिरत जुड़ी हुई है और ये हमेशा जुड़ी रही है। इस्लाम की शुरू की सदियों में इसमें कोई तफरीक नहीं थी। चुनांचे मुसलमानों ने पहली सदी में, इस्लाम की आमद की पहली सदी में, पहले 100 साल में यूनानी की जितने उलूम थे उनको खंगाल डाला, और सिर्फ न खंगाल डाला, उनको पढ़ा, उनको समझा, और फिर उनसे आगे उनके दर्जात बुलंद किए, उनमें मज़ीद रिसर्च किया और नए नए उलूम दरियाफ्त किए। लेकिन बाद की सदियों में जब हमारा ज़वाल हुआ, इस तहज़ीब का ज़वाल हुआ, और इस तहज़ीबों का ज़वाल कहीं 50-100 साल में नहीं होता है, सदियाँ लगती हैं। बगदाद और गरनाता के ज़वाल
12वीं, 14वीं और 15वीं सदी में हुए हैं, लेकिन आखिर आते आते ज़वाल 18वीं सदी में, जब पूरी इस्लामी दुनिया यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के कब्ज़े में आ गई। और उसके बाद हमने क्या किया कि पूरे उलूम को बंटवारा कर दिया। एक दीनी तालीम है, एक दुनियावी तालीम है। दीनी तालीम वालों को दुनिया की तालीम से कोई मतलब नहीं है, खानकाहियत का एक दौर आ गया। और इधर दुनियावी तालीम के लोगों को दीन से कोई मतलब नहीं, वो मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फिलॉसफी वगैरह वगैरह, लॉ, इसमें अपने काम करते रहे। लेकिन जो ज़िंदगी का असल करीना था, जो दीन सिखाता है, आपका उठना बैठना, आपकी ज़बान, आपका अखलाक, आपका किरदार, उससे खाली हो गए। तो ये ज़वाल पजीर कौम है। ख़ास तौर से हिंदुस्तानी मुसलमान, मैंने बहुत दुनिया का सफ़र किया है, कम से कम 40-45 मुल्कों में सफ़र किया है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में और हिंदुस्तानी कौम में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन ये अगर तालीम हासिल कर लें तो, अगर ये तालीम हासिल नहीं करते, और तालीम कैसी हो, अल्लामा इकबाल ने बहुत ही कंडेंस फॉर्म में कहा है कि मुकाम फ़िक्र है पैमाइश ज़मां व मकान। यानी इंसान की फ़िक्र की जो पैमाइश है वो ज़मान व मकान, टाइम एंड स्पेस, और ज़माने और मुकाम ज़िक्र है सुबहान रब्बियल आला। ये दोनों तारीफ़ें हैं, एक दुनियावी इल्म है, मादी इल्म है, और दूसरा रूहानी इल्म है। और जब इन दोनों का इम्तिजाज होगा तो फिर एक सही इंसान की तामीर होगी। वो माशरे को भी फ़ायदा पहुँचाएगा, मुल्क को फ़ायदा पहुँचाएगा, अपने ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाएगा, और अपने आप को फ़ायदा पहुँचाएगा। और अगर तालीम इससे इस बंटवारे से चलती रहेगी तो सही इंसान पैदा नहीं, सही इंसानी किरदार की तामीर नहीं हो सकती, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, उसका सही शख्सियत नहीं पैदा हो सकती। और आप देख रहे हैं उसका नतीजा आज क्या है कि जो डॉक्टर हैं वो सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं। किडनी का कारोबार होता है, दवाओं का कारोबार होता है, कमीशन होता है हर चीज़ में। जो वो ओथ लेते हैं MBBS 5 साल या 6 साल को मुकम्मल करने के बाद उनको कसम दिलाई जाती है, बहुत मशहूर कसम है, और उसमें ये कहते कि मैं बग़ैर किसी गरज के इंसानियत की खिदमत करूँगा। ये उन्होंने कसम ली होती है, लेकिन उस कसम का आज कोई एतबार नहीं है। इसी तरह जितने पेशे हैं उन सब का यही हाल है कि वो अखलाक से, इंसानी हमदर्दी से, इंसानी खुलूस से एकदम खाली है। सिर्फ मादी दुनिया है और उसके पीछे भाग रहे हैं। मैं इक़रा पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स और टीचर्स, आप ये स्कूल भी एक बड़े मिशन के तहत कायम हुआ है, और शुक्र है अल्लाह ताला कि आप उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको ये गौर करना होगा, इस पर वक्त सर्फ करना होगा कि आया कि मेयारी तालीम हो रही है या नहीं हो रही है। मेयारी तालीम का मतलब ये है कि यहाँ से जो बच्चे हाई स्कूल या 10+2 पास करके निकलते हैं वो जाते कहाँ हैं, कितने % जाते हैं। अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। अगर खाने में लजीज है तो वही उसका इम्तिहान है कि वो अच्छी है, और अगर खाने में लजीज नहीं है, आपने चाहे उसमें कितना भी मेहनत की हो, कितना भी मेवा मसाला डाला हो, तो वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। ठीक उसी तरह अगर हमारी तालीम अच्छी है तो हमारे बच्चे निकलकर अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे मेयार पे पहुँचेंगे, अच्छे मुकाम पे पहुँचेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, सिर्फ 1% या 0.5% या उससे भी कम बच्चे प्रोग्रेस करते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो इसका मतलब तालीम नहीं हो रही है, रियली तालीम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको मैनेजमेंट को और स्टाफ को, टीचर्स को समझानी चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ पे टीचर्स का एक बहुत बड़ा मसला है पूरे इलाके में। यहाँ पे जो BA MA करके बच्चे घूम रहे हैं, यहाँ तक कि PhD करके घूम रहे हैं, उनको कुछ नहीं आता जाता।
एक पैराग्राफ उनसे अगर आप कह दें लिखने के लिए सही इंग्लिश में या उर्दू में या हिंदी में, तो वो नहीं लिख सकते हैं। जो अच्छे बच्चे थे वो चले गए, जो 1 या 2% अच्छे बच्चे थे वो चले गए, वो दिल्ली, बॉम्बे, दुबई, सऊदीया जहाँ भी होंगे, लेकिन यहाँ नहीं हैं वो। यहाँ पे जो 3rd रेट बच्चे थे वही रह गए हैं और उनकी तालीम नहीं हुई है। सच मानिए, तालीम के साथ यहाँ पिछले 25-30 साल में ज़बरदस्त खिलवाड़ हुआ है, ज़बरदस्त मजाक हुआ है। स्कूलों में बच्चे क्लासरूम में बैठते नहीं हैं और इम्तिहान में जाके बैठते हैं, और इम्तिहान में वो भी जब उनको मालूम है कि उनको नकल होगी, नकल नहीं होगी तो उसमें भी नहीं बैठते हैं। इसकी निकली हुई प्रोडक्ट स्कूलों में पढ़ा रही है। ये क्या पढ़ा सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं। हम एक जो हमारे स्कूल हैं यहाँ पे, अगर ये इज्तिमाई शऊर पैदा हो कि हम मिलजुल के ये काम कर सकते हैं टीचर्स की ट्रेनिंग का, तो लब्बैक। मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ अपने स्कूल पर, बाकायदा टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि दूसरे स्कूल भी जुड़ें, क्योंकि मिलजुल के जो बोझ उठाया जाएगा वो हल्का हो जाएगा और ये काम बआसानी किया जा सकता है। इनमें भी अच्छे बच्चे हैं और इनको अच्छी तरह ट्रेन किया जाता है कि मॉडर्न टीचिंग पेडागॉजी, जो टीचिंग की अप्रोच है, टीचिंग का मेथड है, टीचिंग के जो आलात हैं वो कैसे लाए जाएं और कैसे उनका इस्तेमाल हो जिससे बच्चे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहरहाल दूसरी चीज़, असल बेसिक एजुकेशन की बुनियाद नर्सरी एजुकेशन है। नर्सरी, LKG, UKG, ये 3 साल इतने अहम हैं कि आप शायद अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे को इन 3 साल में एजुकेशन के लिए तैयार किया जाता है। उसकी ज़ुबान दुरुस्त की जाती है, उसको न्यूमरेट थिंकिंग यानी नंबर से आगाह किया जाता है, अखलाकियात सिखाई जाती हैं, दीन की कुछ बातें सिखाई जाती हैं, और वो 3 साल की इस तालीम के बाद तैयार होता है कि दर्जा 1 में जब बाकायदा सिलेबस शुरू हो तो तालीम हासिल करने के लिए तैयार हो। और अगर हमारे यहाँ सबसे कम ध्यान उसी एजुकेशन पे दिया जाता है। हमने एक सिस्टम अपने यहाँ है बेरेनी स्टार के, जैसे बेंगलोर से उसकी फ्रेंचाइज है, आप आएँ उसका मुशाहिदा करें, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड तालीम दी जाती है बच्चों को। कोई किताब नहीं, कोई होमवर्क नहीं, उनको वहीं पे सिखाया जाता है बोलना, बैठना, उठना, खाना खाना, टॉयलेट कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आप 10 कैसे यहाँ तक कि लिया जाता है, उन 3-4 साल के बच्चों को सिखाया जाता है। छोटी छोटी दवाएं उनको सिखाई जाती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो उनको सिखाया जाता है वो ज़बान है। बात करना, अपने को एक्सप्रेस करना और अंडरस्टैंड करना कि क्या कहा जा रहा है। 3 साल की उस तालीम के बाद वो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, अंग्रेज़ी समझ सकते हैं, और फिर वो तैयार हो जाते हैं अंग्रेज़ी मीडियम की एजुकेशन के लिए। हमारे गिरदनवाह में जो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स हैं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये तो ठीक है, बट दिस समथिंग कैन नॉट रिमेन समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम। ये समथिंग कब तक रहेगा? आज म्यारी तालीम की ज़रूरत है। मैं दरख्वास्त करता हूँ एजाज भाई से, इरफान साहब से और बहुत सारे लोगों से, हमको मिल के बैठना चाहिए और इन मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पेशरफ्त के लिए तैयार हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे और दूसरे स्कूलों से भी साथ देंगे, और हम एक इज्तिमाई शऊर पैदा करें और इज्तिमाई काम करें, ताकि पूरे इस इलाके के बच्चों का, पूरी कौम का, पूरे मुल्क का फ़ायदा हो सके। क्योंकि एक स्कूल से कोई काम नहीं होने वाला है। आजमगढ़ की आबादी 50 लाख है, जिसमें स्कूल गोइंग पॉपुलेशन कम से कम 10 लाख होगी। 1/10 10 लाख बच्चों के लिए कितने स्कूल चाहिए? आप अपने इलाके में सिर्फ जोड़ लीजिए, कम से कम 1.5 लाख बच्चे होंगे स्कूल के। तो उस क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक स्कूल में कितने 2,000 स्कूल, मैक्सिमम 2,000 स्टूडेंट आप अकोमोडेट कर सकते हैं। 50 सैकड़ों स्कूल चाहिए। आपको इस पूरी कौम को उठाना है, अगर हमको इस मुल्क में अपना सही शेयर हासिल करना है, सही हिस्सेदारी हमको करनी है, बिजनेस हो, गवर्नमेंट सर्विसेज हो, जुडिशरी हो या पॉलिटिक्स हो,
आप अच्छे लोग, अच्छे इंसान अगर बना नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते ये कौम, तो आपको हिस्सेदारी कैसे मिलेगी। सैयद हामिद साहब ने ISO के सिलसिले में एक काफ़ी स्टडी करवाई थी, और इस वक्त ज़कात फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं ज़फ़र महमूद साहब ने IS में पिछले 10 साल से तकरीबन 3% का रेशियो था मुसलमानों का, 25 से लेके 32-35 आते थे IS में। इधर पिछले 4-5 साल से बड़ी मेहनत हुई, मद्रास से लेके कश्मीर तक और दिल्ली से लेके बॉम्बे तक बड़ी मेहनत हुई है, कई जगह अदारे खुले हैं कोचिंग के। अब ये परसेंटेज पहुंच के तकरीबन 5.5-6 तक पहुंच रही है। 55 पिछले साल शायद 54-55 बच्चे आए थे IS में। लेकिन उन्होंने तज्जिया किया कि असल वजह क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर 2 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं IS में, अगर हमको अपना शेयर लेना है 15% आबादी के हिसाब से, तो 30 लाख स्टूडेंट्स बैठने चाहिए मुस्लिम, लेकिन 5000 भी नहीं बैठते। तो 5000 जब नहीं बैठेंगे, 5000 ही बैठेंगे तो उसी रेशियो से आएंगे ना। तो आपको तो 30,000 बैठाने हैं, और 30,000 क्यों नहीं बैठते हैं? इसलिए हमारी बेसिक एजुकेशन एकदम ज़ीरो है। अब स्कूल की एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो वो बच्चे आगे नहीं जा सकते। फिर वो IS PCS की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब वो तो एक बहुत बड़ा ख्वाब है। तो जो बुनियादी तालीम है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। जब तक हम इसको नहीं सुधारेंगे, और एक चीज़ यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, सीनियर लोग बैठे हैं, एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है इस मुल्क में अगर आप होश नहीं लाए। हमारी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में। एक बहुत बड़ा, फैज़ान भाई बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, एजाज भाई बैठे हुए हैं, लोग सियासत में हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि क्या तूफ़ान आने वाला है। आवाम को सिर्फ उसकी हल्की हल्की झलकियाँ मालूम हैं। ये सारी दौलत धरी रह जाएगी, ये सारा वक़ार यहीं रह जाएगा अगर आपको इसको आपने सर्फ नहीं किया आने वाली नस्ल को बनाने में। आपकी पगड़ी नीचे आ जाएगी। ये बता दे, सर सैयद ने 100 साल पहले, 150 साल पहले कहा था, आज बहुत उससे भी ज़्यादा संगीन मामला है। 1857 में हमारे वतन परस्ती पे कोई शक नहीं था। सबसे ज़्यादा कुर्बानी 1857 में मुसलमानों ने दी थी। 1947 में मुल्क के बंटवारे के बावजूद हमारी मुल्क दोस्ती पे कोई इतना बड़ा निशान नहीं लगाया गया था। लेकिन आज आपको साबित करना पड़ रहा है कदम कदम पे कि आप हिंदुस्तानी हैं। और इसमें कुछ मुसलमान थोड़ा हद से आगे ही बढ़ जाते हैं अपने, क्योंकि उनके अंदर खुद एतमादी नहीं है। इसको साबित करने में वो कुछ हदें पार कर जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इसकी तैयारी कैसे होगी। इसकी तैयारी, इसका सिर्फ एक रास्ता है, आप अपना तन मन धन वक्त सब लगा दें आने वाली नस्ल को तालीम याफ्ता करने पर। वो अच्छी तालीम से आरास्ता हो जाए, इंशाअल्लाह मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन इसमें जनरेशन्स लगती हैं, नस्लें लगती हैं। आज जो हमारे बाप दादा ने जो पेड़ लगाया था, आज हम उसका फल खा रहे हैं। हम जो लगाएंगे आने वाली नस्ल उसका फल। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बस आपसे इसी चंद कलमात के साथ रुखसत चाहता हूँ। मैं फिर से माफ़ी का ख़ास्तगुज़ार हूँ कि मैं पहले बोला जो आखिर में बोलना चाहिए था। वो आखिर दवाना वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आपके सामने जलसे की सदारत फरमा रहे तारिक आजम साहब ने बहुत ही कारामद बातें बताई कि एक ऐसा तूफान आने वाला है जिस उस तूफान के अंदर ये हमारी सारी शानो शौकत बह जाएगी। हम झूठी जो है ये अपनी अपनी इमारतों पे, बिल्डिंगों पर और अपने रहन सहन, कपड़े लत्ते और हमारी ये सोसाइटी, इस पर हमको नाज है। लेकिन जब हमने तालीम के ऊपर अपने ऊपर गौर नहीं करेंगे तो वाकई एक तूफान आने वाला है। और उस तूफान, उस सैलाब में सब के सब लोग बह जाएंगे और फिर ये कहते रहेंगे कि हमको कुछ खबर नहीं हुई। और वाकई जो है फिर भी ये भी है, अल्लाह से उम्मीद मैं करता हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा जो है मुसलमानों की रहनुमाई फरमाया है
क्यों? इस तरह से कि सितारों से भी आगे मैं अपनी मंजिल बनाता हूं। थोड़ी सी जो है उसमें ये कुदरत और इलाही का भी जो है तज़किरा, सितारों से भी आगे मैं अपनी मंजिल बनाता हूं, खुद ही में डूब कर ज़र्बे कलीम पैदा करता हूं, खुद ही में डूब कर ज़र्बे कलीम पैदा करता हूं कि ज़माना फरामोश कर बैठे कुछ गम नहीं आसिफ, ज़माना फरामोश कर बैठे कुछ गम नहीं आसिफ, लहू की रोशनाई से मैं हिंदुस्तान बनाता हूं, लहू की रोशनाई से मैं हिंदुस्तान बनाता हूं, लहू की रोशनाई से मैं हिंदुस्तान बनाता हूं।